वेलकम टू ज्ञान श्री फिजिक्स लेक्चर। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको फ्रेनेल डिफ्रैक्शन पैटर्न को समझना है तो आपको ये वाला कंसेप्ट जानना जरूरी है। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व कब होता है, इसको मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। एक बार रिकैप कर लेते हैं। जब भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं किसी भी डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट से या फिर डिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट से, उस केस में जो ऑब्जर्व्ड हुआ डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वही फ्रेनेल डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। यहाँ पे जो सोर्स और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए। दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे हो उस केस में भी ऑब्जर्व हुआ डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रेनेल डिफ्रैक्शन पैटर्न कहलाता है। अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सोर्स दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो फ्रॉम डिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट, उस केस में जो हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे उसे हम लोग बोलेंगे फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, चलिए हाफ पीरियड जोन्स को देखते हैं फॉर अ प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट में हाफ पीरियड जोन को देखने के लिए हमें एक वेव फ्रंट लेना पड़ेगा। ये रहा हमारा प्लेन वेव फ्रंट ABCD। और अगर हम लोग किसी एक पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेट सपोज कीजिए कि पॉइंट P पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके, हाफ पीरियड जोन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पोल ऑफ वेव चाहिए। पोल ऑफ वेव क्या होता है? पोल ऑफ वेव अगर हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस प्लेन वेव फ्रंट पे, जिस पॉइंट पे वो कट करेगा वही पॉइंट कहलाएगा पोल ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। मैंने पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और लेट सपोज कीजिए कि ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो पॉइंट O कहलाएगा पोल ऑफ द वेव विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। ओके, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D, इसको D एज्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम पॉइंट P क्या हो जाएगा? D। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें स्फीयर्स ड्रॉ करने हैं ऑफ पर्टिकुलर रेडियस टेकिंग P एज अ सेंटर। P को सेंटर मान के कुछ निर्दिष्ट रेडियस वाले स्फीयर ड्रॉ करने हैं। हमें कौन कौन सा स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा? हमें स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा जिसकी रेडियस होगी d प्लस लैम्डा बाई 2, d प्लस 2 लैम्डा बाई 2, d प्लस 3 लैम्डा बाई 2। ऐसे हमें इनफाइनाइट स्फीयर ड्रॉ करने हैं। ओके, अब सपोज कीजिए मैं पॉइंट P को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूं जिसकी रेडियस है d प्लस लैम्डा बाई 2। मतलब उसका जो रेडियस का डिस्टेंस है वो इससे तो बड़ा होगा, OP के डिस्टेंस है, बिकॉज OP का डिस्टेंस है d। उस केस में वो स्फीयर क्या करेगा? इस प्लेन वेव फ्रंट को एक सर्कुलर एरिया में कट करेगा। इसको समझना काफी इजी है। सपोज कीजिए कि आपने एक एप्पल लिया, एप्पल भी स्फीयर की तरह होता है, और उसको साइड से कट कीजिए। कट करने पे जिस प्लेन में हम उसे कट करते हैं और एप्पल को हम देखते हैं तो कैसा दिखता है? वो क्रॉस सेक्शन कटा हुआ, ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर दिखता है, राइट? उसी तरह वो स्फीयर, चूंकि स्फीयर का रेडियस इस d से बड़ा है इसीलिए इस प्लेन वेव फ्रंट को कट करेगा। अगर इससे छोटा होता तो इसको टच ही नहीं कर पाता। ओके, तो ये रहा क्रॉस सेक्शन एरिया जिसपे उस स्फीयर ने इस प्लेन वेव फ्रंट पे कट किया। ओके, सिमिलरली अगर हम इसे बड़ा स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो हमें एक बड़ा सा एरिया मिलेगा ऑन दिस प्लेन वेव फ्रंट। ओके, इससे बड़ा वाला स्फीयर जिसकी रेडियस होगी d प्लस 3 लैम्डा बाई 2, वो बड़ा सा एरिया कवर करेगा, सर्कुलर एरिया ऑन दिस प्लेन वेव फ्रंट। ओके, ऐसे ही हम लोग एज्यूम करते जाएंगे। अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल फ्रॉम द पॉइंट P क्या होगा? d प्लस लैम्डा बाई 2। चूंकि ये जो सर्कल है वो स्फीयर का हिस्सा है और स्फीयर का हिस्से को अगर हम उसके सेंटर से जोड़ते हैं तो वो क्या होता है? रेडियस। इसका मतलब पहले सर्कल से P पॉइंट की दूरी हो जाएगी d प्लस लैम्डा बाई 2। सिमिलरली दूसरे सर्कल से P पॉइंट की दूरी हो जाएगी d प्लस 2 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं? ये सारे सर्कल का नाम देते हैं। सपोज कीजिए कि पहला सर्कल है H1, दूसरा सर्कल है H2, तीसरा सर्कल है H3। ऐसे करते करते m नंबर वाला सर्कल का नाम हो जाएगा HM। ओके, हमने हाफ पीरियड जोन बना लिया। बस सिंपल सी बात है, ये पहला जो सर्कल है वो कुछ एरिया कवर कर रहा है ना, उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट हाफ पीरियड। पहले और दूसरे सर्कल के बीच में जो ये एनुलर एरिया है इसको बोलेंगे सेकेंड हाफ पीरियड जोन। दूसरे और तीसरे के बीच में जो एरिया है उसको बोलेंगे थर्ड हाफ पीरियड जोन, और ऐसे ही हम लोग बोलते जाएंगे। इसको हाफ पीरियड जोन क्यों बोल रहे हैं?
सारे जो सर्कल्स हैं वो कहाँ से आए, वो एक स्फीयर के पार्ट है ना, जिसका रेडियस था d प्लस लैम्डा बाई टू, डी प्लस टू लैम्डा बाई टू, यानी प्रत्येक स्फीयर का जो रेडियस था डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई टू। लैम्डा होता है वेवलेंथ, ओके। सो लैम्डा बाई टू हो गया हाफ वेव, लैम्डा हो गया कंप्लीट वेव, लैम्डा बाई टू हो गया हाफ वेव, इसीलिए हम लोग इसको हाफ पीरियड जोन बोलते हैं, ओके। अब हमने सारे सेटअप को कंप्लीट कर लिया है, अब थोड़ा सा यहाँ से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, ओके। तो जैसा मैंने बताया फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, सेकेंड हाफ पीरियड जोन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए अब हम उस प्लेन वेवफ्रंट को सामने से ना देख के साइड व्यू देखेंगे। तो साइड से वो एक लाइन दिखेगा, O हो गया हमारा पोल ऑफ द वेव, HM1 है हमारा m-1th सर्कल, HM है हमारा mth सर्कल, P है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिस्टेंस हमें पता है। और सपोज करते हैं कि ये जो लाइन जो हम ज्वाइन कर रहे हैं सर्कल टू पॉइंट P, ये एंगल बना रहा है थीटा m, ओके। अब हमें यहाँ से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें चाहिए होगा एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन। तो किसी भी एक रैंडम हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं mth जोन का। एरिया ऑफ mth जोन क्या होगा, एरिया ऑफ mth जोन होगा एरिया बिटवीन mth सर्कल एंड m-1th सर्कल। हम लोग इसको सिंपली लिख देते हैं am, ये हो जाएगा पाई रेडियस ऑफ mth सर्कल का होल स्क्वायर माइनस पाई रेडियस ऑफ m-1th सर्कल का होल स्क्वायर। इस फिगर को देखिए, यहाँ से mth सर्कल का रेडियस क्या होगा, O टू HM। O टू HM की दूरी कैसे निकाल लेंगे, ये बड़ा सा ट्रायंगल को देखिए, इसका बेस पता है हमें, हाइपोटेनस पता है, पाइथागोरस लगा लेंगे तो OHM का होल स्क्वायर हो जाएगा d प्लस m लैम्डा बाई टू का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ओके। सिमिलरली m-1th का रेडियस भी निकाल लेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस सिंपल सा है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इस स्क्वायर को ओपन कर देंगे, इस स्क्वायर को ओपन कर देंगे। इसको ओपन करने के बाद हमें एरिया ऑफ mth जोन मिलेगा पाई डी लैम्डा प्लस पाई टू m-1 लैम्डा स्क्वायर बाई 4, ओके। लैम्डा क्या है, लैम्डा तो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट P। अब जहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो दूरी ऑब्वियस सी बात है मच मच ग्रेटर देन होगा लैम्डा, क्योंकि लैम्डा बहुत ही स्मॉल होता है ना लाइट का, यानी ये जो सेकेंड फैक्टर है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ mth जोन जो होगा वो होगा पाई डी लैम्डा। इसका मतलब वो कांस्टेंट है, वो जोन नंबर पे डिपेंड नहीं करता है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अगर हम लोग हायर जोन पे जाएंगे तो एरिया बढ़ता जाएगा m के साथ। बट ये फैक्टर इतना कम है कि हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन इज कांस्टेंट, एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ओके। सो पाई डी लैम्डा, इसको याद रखिएगा। अब हमें क्या करना है, एज्यूम करते हैं कि पहला जो जोन है वहां से डिस्टर्बेंस आ रहा है A1, दूसरे से A2 एंड सो ऑन, राइट। सो टोटल डिस्टर्बेंस एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टर्बेंस, टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा R, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AM, ओके। हमें इसी को फाइंड आउट करना है और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे तो इंटेंसिटी मिल जाएगी। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ चीज को ध्यान देना पड़ेगा। पहला, जो डिस्टर्बेंस है वो प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, एरिया ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, यानी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो AM इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ mth जोन। दूसरा है एम्पलीट्यूड ऑफ mth जोन इज प्रोपोर्शनल टू 1/dm। दूरी जितना ज्यादा होगा डिस्टर्बेंस उतना कम होगा, ये भी ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे एक तीसरा फैक्टर भी गौर करने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक्विटी फैक्टर। ये है क्या, मैंने बताया था ना कि वो P पॉइंट से जो लाइन ज्वाइनिंग है विद द mth जोन वो एक एंगल बना रहा है थीटा m विद द लाइन OP, हमने देखा था इस पिक्चर में। वहां पे वो जो थीटा है उसका एक कोई भी एक फंक्शन होता है, इसका एग्जैक्ट फॉर्म पता नहीं है बट उसको ऑब्लिक्विटी फैक्टर बोलते हैं और वो एक्सपेरिमेंटली हम लोग देख सकते हैं। बट इसके दो एक्सट्रीम केस हमें पता है, क्या पता है कि जो ऑब्लिक्विटी फैक्टर होता है वो टेंस टू 0 होता है जब थीटा m टेंस टू 90 डिग्री होता है, ओके। और वो टेंस टू 1 होता है जब थीटा m इज इक्वल टू 0। मतलब थीटा जैसे जैसे बढ़ता है ऑब्लिक्विटी फैक्टर एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करती है, ओके।
यानी हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे हम फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से सेकेंड हाफ पीरियड जोन पे जाएंगे, सेकेंड से थर्ड पे जाएंगे, तो ऑब्लिक्विटी फैक्टर की वजह से क्या होगा, एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता जाएगा, राइट। अभी हमने देखा था एरिया इज इक्वल टू पाई लैम्डा डी, देयरफॉर हम लोग वहां से ये भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ एमएच जोन अपॉन डी इज इक्वल टू पाई लैम्डा, यानी ये पहला दोनों फैक्टर आपस में मिलके इसको न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। देयरफॉर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ किसी भी जोन वो मोस्टली डिपेंड करेगा ऑब्लिक्विटी फैक्टर पे। देयरफॉर हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि पहला दूसरा जो डिस्टरबेंस है फ्रॉम हाफ पीरियड जोन, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ड्यू टू ऑब्लिक्विटी फैक्टर, बिकॉज पहला दूसरा फैक्टर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। देयरफॉर am is proportional to obliquity factor, चूंकि obliquity factor डिक्रीज कर रहा है विद द m, देयरफॉर हमारा एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज करेगा। ओके, यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट हमने कंसीडर नहीं किया, जिसको हम लोग बोलेंगे फेज। हमें ये पता है कि जो ईच हाफ पीरियड जोन है वो आपस में कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, लैम्डा बाई 2। ओके, एक वेव जब लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो होता है कंप्लीट वेव, मतलब फेज उसके बाद सेम हो जाते हैं। बट लैम्डा बाई 2 अगर डिस्टेंस प्रोपागेट करता है उस समय फेज क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं ना। सो लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस के डिफरेंस पे जो भी लाइट आएंगे उनका जो फेज होगा वो अपोजिट होगा। देयरफॉर हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि डिस्टर्बेंस फॉर अल्टरनेट जोन विल बी अपोजिट फेज। तो सिंपली अगर A1 पॉजिटिव है तो A2 नेगेटिव ही होगा, फिर A3 पॉजिटिव होगा माइनस A4। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम लोग करते जाएंगे। अब सपोज कीजिए कि जो M है, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन, वो ऑड है। ओके, हम इसको क्या करेंगे, उस केस में थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ताकि हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पे चले जाएं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। तो इसको हम लोग A1 को लिख देंगे A1 बाई 2 प्लस A1 बाई 2। ओके, A3 को लिखेंगे A3 बाई 2 प्लस A3 बाई 2। इसको दो दो हिस्से में बांट लेंगे, तो ये रहा A1 बाई 2 और A1 बाई 2 और A3 बाई 2 को एक साथ ले लेंगे माइनस A2। सिमिलरली एक हिस्सा A3 बाई 2 और A5 बाई 2 का एक साथ ले लेंगे माइनस A4। ऐसे हम लोग इसको सेपरेट आउट कर लेंगे, जस्ट मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है। क्यों करेंगे अभी हमें पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर m इवन हुआ तो हम लोग ऐसे करेंगे अरेंज। नाउ हमें ये पता है कि A1 की जो डिस्टरबेंस है, जो एम्पलीट्यूड है, वो बड़ा है A2 से। एट द सेम टाइम हमें पता है कि A3 का जो एम्पलीट्यूड है वो A2 से छोटा है, मतलब A1 और A3 का अगर हम लोग एवरेज लेते हैं वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू A2 होगा, राइट। A1 बड़ा है A2 से, A3 छोटा है A2 से, सो अगर एवरेज ले लेते हैं तो A2 के बराबर आ जाएगा। देयरफॉर ये जो जितने सारे फैक्टर्स हैं ब्रैकेट में वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया A1 अपॉन 2 प्लस AM अपॉन 2 इफ M इज ऑड, और A1 अपॉन 2 प्लस AM माइनस 1 अपॉन 2 माइनस AM इफ M इज इवन। नाउ मान लीजिए M बहुत बड़ा है, सो ड्यू टू ऑब्लिक्विटी फैक्टर जब M बहुत लार्ज होगा उस समय क्या होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्लिक्विटी फैक्टर टेंड्स टू 0 व्हेन थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री। ओके, देयरफॉर यहाँ से सिंपली M ऑड हो या इवन हो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा A1 अपॉन 2। देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू होल वेव फ्रंट इज जस्ट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। आपके पास दो तरीके हैं, आप पूरे वेव फ्रंट से कैलकुलेट कर लीजिए या फिर सिर्फ पहला हाफ पीरियड जोन का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कीजिए और उसको हाफ से डिवाइड कर दीजिए। Therefore, resultant amplitude due to whole wavefront is equals to half the amplitude of the secondary wavefront from the first half period zone। कितना सिंपल है ना। अगर आपको अब एम्पलीट्यूड मिल गया तो इसको स्क्वायर करके इंटेंसिटी निकाल लीजिए। तो ये कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे अगले सारे वीडियो में। आज हम लोग एक और चीज देखते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है ना, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से शैडो बनती है। जब भी लाइट किसी एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो लाइट क्या होता है, ब्लॉक्ड हो जाता है और सामने हमें उसका एक शैडो दिखता है, एक परछाई दिखती है। अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमें पता है कि लाइट एक वेव है, तो रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी कैसी हो गई, वो तो वेव है, स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं कर रहा है।
इसको देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हाफ पीरियड जोन के कंसेप्ट को यूज करके हम लोग रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को भी प्रूव कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, अगर हम प्रूव कर दिए कि शैडो बनेगा तो रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी है। इंटेंसिटी क्या होगा किसी भी एक पॉइंट पे ड्यू टू अ प्लेन वेव फ्रंट। अभी हमने देखा एम्पलीट्यूड क्या था a1/2, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी a1/2 का होल स्क्वायर। अगर हम एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं और वो ऑब्जेक्ट का साइज ऐसा होता है कि सिर्फ वो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन को कवर करता है, उस केस में अगर हम सेम कैलकुलेशन करेंगे तो इंटेंसिटी क्या आएगी, जो एकदम पहला एक्सपोज्ड हाफ पीरियड जोन है। अगर पहला ब्लॉक्ड हो गया तो नेक्स्ट जो एक्सपोज्ड हाफ पीरियड जोन है वो है a2, सो a2/2 का होल स्क्वायर। पहला और दूसरा दोनों को ब्लॉक कर देंगे तो a3/2 का होल स्क्वायर। पहला दूसरा तीसरे को ब्लॉक कर देंगे तो a3/2 का होल स्क्वायर। देयरफॉर क्या होगा, जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, राइट। जितने हाफ पीरियड जोन ब्लॉक होते जाएंगे इंटेंसिटी उतनी डिक्रीज होते जाएगी। अब प्रैक्टिकल लाइफ में हमने एक चीज देखा था ना, हमने बताया था कि डिफ्रैक्शन तभी ऑब्जर्व होता है जब जो डिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट का साइज है वो बहुत स्मॉल है, राइट। अब डे टू डे लाइफ में जो हम लोग साइज देखते हैं वो काफी बड़ा होता है, राइट। तो एक छोटा सा भी ऑब्जेक्ट बहुत इनफ है, काफी है बहुत सारे हाफ पीरियड जोन को कवर करने के लिए। और जैसे ही एक एप्रिसिएबल मतलब बहुत सारा हाफ पीरियड जोन कवर हो जाएगा, सपोज कीजिए कि m नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन कवर हो गया, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी am/2 का होल स्क्वायर। और हमें पता है कि इफ m इज वेरी लार्ज am इज अप्रोक्सीमेटली 0, देयरफॉर इंटेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 0। इसका मतलब हुआ कि लाइट इज कट ऑफ, मतलब क्या हो जाएगा, शैडो फॉर्म होगा। और शैडो फॉर्म होने का मतलब है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, तो हमें यहां से भी समझ में आया कि अगर ऑब्जेक्ट की साइज स्मॉल है, काफी स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, उस केस में डिफ्रैक्शन होगा। और जब भी ये जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब कंपेरेबल नहीं होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट से, तो जो नॉर्मल हमने लाइट पढ़ा था मतलब क्लासिकल, जहाँ पे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट मूव इन स्ट्रेट लाइन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं, वो सारे फेनोमेना यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग जोन प्लेट के बारे में बात करेंगे, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाफ पीरियड जोन कंसेप्ट। ओके, सी यू, थैंक यू।